गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक है। और सबसे अच्छी चीज कि आप हेल्दी भी होंगे, फिट भी रहिए और पेपर्स की तैयारी भी कीजिए। तो आपकी पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है ये भी जरूर बताना। चलिए ज्यादा टाइम ना मैं वेस्ट करते हुए आपका सेशन शुरू कर रही हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए एंड गिव मी 1 minute to just open my laptop. ठीक है, give me 1 minute. मैं देखना चाहूंगी पवन केंद्रा जी, विकास चौधरी, अभी चौहान, नीलम मलाय, अभिषेक सिंह, यूनिक लाइफ, शनाया ठाकुर, अनीता जी, सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है, काइंडली रीड एंड आंसर एंड कमेंट इन द सेक्शन। जीके शर्मा जी, आपने जो है क्वेश्चन पहले भी आया था, आपका क्वेश्चन आप ही के बेसिस पे मैंने उस दिन लाइव सेशन दिया था पर आप थे नहीं। अगर अब जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे तो उसमें आपका वो क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है मैं आपके साथ जरूर डील करूंगी। कि जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे से पूछा था, आपका मेरे को मेल या मैसेज आया था, आपका मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, आपने कमेंट सेक्शन पे लिखा है और मैंने पढ़ा है उस क्वेश्चन को। तो मैं आपके साथ उस क्वेश्चन की डिस्कशन जरूर करूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, पर करूंगी जरूर। बट अभी नहीं, अभी हम क्लास को ले रहे हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। करें शुरू सेशन को। देखिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? इज द स्क्रीन क्लियर टू यू? चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि सेशन को खत्म करना है, कल भी लेट हो गए थे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, हिमाचल सेक्शन है। देखिए, एक हिमाचल हम कर रहे हैं, डिटेल्स में कर रहे हैं फॉर द एचएएस एंड एचपीएसएससी के पेपर्स के लिए। और आज के क्वेश्चन है करंट लेटेस्ट पेपर्स है, ये याद रखना, लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सीरीज और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सीरीज। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है स्क्रीन में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ। नाउ इट्स क्लियर? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दियोटसित टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दियोटसित हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पहला आंसर ऊना, हमीरपुर, चंबा, मंडी। फटाफट कंप्लीट करेंगे सेशन को। ठीक है, तो पहली चीज ये बताइए कि आपका कहाँ पे है बाबा कांशीराम? अच्छा, वेरी गुड गाइस। मंडी में तो नहीं है, मंडी में शिवधाम है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जरूर याद रखना कि कागनी धार में हेली टैक्सी शुरू की गई थी और कागनी धार में ही आपका क्या है, शिवधाम बन रहा है। एक और चीज याद रखना, सिकंदर धार इज रिलेटेड टू द सिकंदर लोधी। एंड वन मोर थिंग इज कि उस टाइम पे राजा कौन था? दिलावर सेन। तो ये नहीं, छोटी काशी इसे कहा जाता है, वाराणसी ऑफ हिमाचल इसे कहा जाता है। चंबा में आपको पता है मणि महेश, अभी इसलिए बार बार मणि महेश बोल रही हूँ क्योंकि मणि महेश यात्रा शुरू हो रही है। देन उसके बाद गौरी शंकर टेम्पल, चंद्रशेखर टेम्पल, देन बंसी गोपाल टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, सूही का टेम्पल। तो ये नहीं, ऊना में बाबा बड़भाग, बाबा रुद्रानंद, परमानंद आश्रम, शिव बाड़ी, ये भी नहीं। आंसर इज हमीरपुर। दियोटसित इज ऑल्सो फेमस फॉर आपका क्या है, नेचुरल गैस और धूप इंडस्ट्री। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि धूप इंडस्ट्री कहाँ है, तो वो है आपकी हमीरपुर में। हमीरपुर इज फेमस फॉर मैक्सिमम लिटरेसी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पर लीस्ट एरिया। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? हमीरपुर। अगर ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? हमीरपुर। Who is known as the पहाड़ी गांधी from देहरा गोपीपुर? One of the most important, बहुत बार डिस्कस किया है। बाबा मुंशीराम नहीं, बाबा उदयराम नहीं। आंसर इज बाबा कांशीराम। पहाड़ी गांधी टाइटल किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने आपकी गडरिया कॉन्फ्रेंस में, और ताल कॉन्फ्रेंस में इनको पहाड़ा दा बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, बाबा कांशीराम अवार्ड, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 11 नवंबर को मिलती है। डोडरा गवार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डोडरा गवार कहाँ है? किन्नौर में टिंडोंग वैली, बसपा वैली,
देन इसके बाद सांगला वैली भी बोलते हैं, जिसको आप भाभा वैली भी है, रूपा वैली भी है। रीबा वैली इज नोन फॉर व्हाट? वैली ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? सांगला वैली, जहाँ पे भोजपत्र भी है। सोलन, सोलन में आपका नालागढ़, बद्दी, ये सारी जगहें पड़ती है। कसोली पड़ता है, एंड सोलन का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट केरोल है, तो ये भी नहीं। कुल्लू, कुल्लू में आपका मनाली पड़ता है। ठीक है, सोलांग एरिया पड़ता है, स्कीइंग के लिए फेमस है आपका। तो कुल्लू में आपका कुल्लू में आपका भुंतर पड़ता है, तो ये भी नहीं। आंसर इज शिमला। डोडरा कवाड़ जगह जो है वो कहाँ पे है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रीति शर्मा जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रेजेंटेड गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन ज्वालामुखी टेम्पल? ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। अभी रिसेंटली मैं किसी लाइफ टाइम्स करके एक न्यूज चैनल है वहां पे, और कई ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं कि उसमें मैंने जो देखा है, अब ये लोग तो आप जो कांगड़ा में रहते हो वो मुझे बताएंगे, क्या सच में ऐसा होता है कि ज्वाला की जो जोत है, ज्वाला जी की जो जोत है, वो साल में एक बार दिखती है? जैसे अभी मैंने लाइव टाइम्स में न्यूज में सुना था कि जो आपका ज्वाला जी, आज मतलब किसी न्यूज चैनल पे ही सुना था कि ज्वाला जी और चिंत मस्तिका यानी चिंतपूर्णी जो है, ये दोनों जो है, दोनों बहनें आपस में मिल रही है। क्या ये स्टोरी ट्रू है कि ये जस्ट एक वायरल में दिखाई जाती है? आई एम नॉट श्योर। होती तो है आस्थाएं, आस्था होती है। जो कांगड़ा के लोग हैं वो मुझे जरूर बताना, क्या सच में ज्वाला जी की जोत ऐसा कुछ दिखता है, किसी पेड़ पे दिखता है? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि जैसे हम मणि महेश के लिए मानते हैं, वैसे क्या ज्वाला जी में भी ये चमत्कार होते हैं? ओके, यूनिक लाइफ जी ने बताया, यस मैम, इज इट पॉसिबल? ऐसा ही होता है। वाओ, दैट्स ग्रेट, खासकर नवरात्रों में। ओके, तो क्या किसी ने नोटिस किया है भाई ऐसी क्या चीज है? मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है, और ये आस्था है कि हर किसी को दर्शन होते हैं कि नॉर्मली दर्शन, जैसे मणिमेश में मणि चमकती है तो कई लोगों को दर्शन होते हैं, तो हर जगह का अपना शक्तिपीठ है, ये भी शक्तिपीठ है। तो मुझे जरूर बताना, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये चीज पता है तो प्लीज डू मेल मी, आई वांट टू नो दैट, राइट। नैना देवी में भी ऐसा होता है, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द गोल्डन छत्र देन इट इज कॉल्ड एज द अकबर? देखो, कांगड़ा में हमने पढ़ा था, कांगड़ा में जयचंद को इन्होंने जो है आपने कैद में रखा था। विधि चंद ने इनके खिलाफ जो है क्या किया था, आपके प्रोटेस्ट किया था। अकबर ने बीरबल के लिए जो है भेजा था, लैंड भेजी थी। टोडरमल को लैंड रेवेन्यू के लिए भी भेजा था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। शाहजहां नहीं, जहांगीर आपको पता है कि कांगड़ा आया था, कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। तो ये नहीं है, हुमायूं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय? इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल बुक किसने लिखी है? ओके, ज्वाला जी जोत तो परमानेंटली जलती है, वो तो मुझे पता है कि परमानेंटली जलती है। जैसे ये बोलते हैं ना कि हमें जोत के दर्शन हुए, कभी पानी से निकलती है, तो उस बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। तो आई वांट टू नो कि जिसको ये चीज हुई है तो प्लीज डू शेयर विद मी। यस, चलिए बताइए इसका आंसर कि इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल बुक किसने लिखी है? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक किसने लिखी है आपकी? एंड्रयू विल्सन। इंडियन इंडियन आपका पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स किसने लिखी है भाई? जल्दी बताइए। देखिए, बी एन दत्तार, जेसी फ्रैंक, एंड्रयू विल्सन नहीं, आंसर इज डब्ल्यू जे आर्कर। डब्ल्यू जे आर्चर ने जो है ये बुक लिखी थी, इंडियन पेंटिंग्स। अब आप कोई मुझे बताएगा बी एन दत्तार ने कौन सी बुक लिखी है? हिमाचल की जो ये बुक्स हैं, ये बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आपको ये बताना है कि बी एन दत्तार ने कौन सी बुक्स लिखी थी। हिमाचल में बी एन दत्तार ने कौन सी बुक्स लिखी थी? बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन याद रखना, हिमाचल से बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बी एन आर्चर ने कौन सी बुक लिखी थी? बी एन दत्तार ने।
देखिए जेसी फ्रैंक ने लिखी है आपकी कौन सी बुक, हिमालयन आर्ट। बीएन दत्तार ने आपकी कौन सी बुक लिखी थी? देखिए बीएन दत्तार ने लिखी हिमालयन पिलग्रिमेज, ठीक है। एंड्रयू विल्सन ने लिखी है बॉर्ड ऑफ हिमाचल एंड जेसी फ्रैंक ने लिखी आपकी हिमालयन आर्ट। तो ये याद रखना, बीएन दत्तार ने पिलग्रिमेज और आपका जो है जेसी फ्रैंक ने हिमालयन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईईसी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की किस जगह पे है? बाथू, बद्दी, बारू साहिब या कालू झंडा? बताइए। Is screen visible to you? Is screen visible? If the questions are good, if the session is good, तो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए देखते हैं आप कितने शेयर करते हैं। देखिए आईईसी यूनिवर्सिटी बाथू, बाथू की लाड़ी सुना है आपने? बाथू की लाड़ी एक जगह है, ठीक है, बहुत स्पेशल है। बाथू की लाड़ी एक जगह है दैट इज वेरी स्पेशल। ये ज्वाली जब कांगड़ा में जाते हैं, पौंग डैम में बनी है ये जगह और यहाँ पे एक टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये जो टेम्पल्स हैं ये पानी के अंदर रहते हैं और कई बार गर्मियों में ये पानी के बाहर निकलते हैं, ठीक है, मई जून के महीने में। और अभी बारिश है तो ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो फैक्ट इज कभी भी ये मंदिर जो है वो खराब नहीं हुए। तो ये जो बाथू की लाड़ी है दैट इज, इसको बाथू की लाड़ी क्यों बोला जाता है? कहा जाता है कि जो ये मंदिर है वो एक स्पेशल पत्थर के बने हैं दैट इज कॉल्ड बाथू। और अगर दूर से देखो तो ये जो बाथू के मंदिर हैं वो इस तरह से बने हुए हैं जैसे कि एक जैसे माला होती है ना, माला उसमें मोती पिरोते हैं, वैसे एक माला की तरह दिखते हैं, गार्लैंड की तरह। तो इसलिए इसका नाम बाथू की लाड़ी पड़ गया, क्योंकि ये पत्थर कौन सा, खास पत्थर कौन सा? बाथू का पत्थर। और जिस तरह से ये मंदिर अलाइंड है वो ऐसे लगता है कि किसी माला की तरह है। तो इसलिए बाथू की लाड़ी एक वेरी गुड प्लेस, जिसको आप बोल सकते हो एक टूरिस्ट प्लेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर पानी के अंदर है, तो यहाँ पे नाव से जाना पड़ता है। बद्दी इज द फार्मास्यूटिकल एरिया ऑफ सोलन, ठीक है। बारू साहिब ये ऊना में है, इसको डिवाइन ऑफ मेडिटेशन भी कहते हैं और यहाँ पे अकाल एकेडमी भी है। तो ये नहीं, आंसर इज कालू झंडा, जो कि कहाँ पे है? ये कसोली एरिया में पड़ता है, खासकर सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बाथू की लाड़ी कहाँ है? जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कुल्लू में आपका भुंतर एयरपोर्ट, कांगड़ा में गग्गल जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सोलन में नहीं। अब आपको पूछा है शिमला या सोलन, तो आप क्या करोगे? इसका सही आंसर है शिमला, क्योंकि शिमला की बॉर्डर लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एचआरटीसी केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब आई थी? 1974, 77, 80 और 84। अगर हम बात करें 77 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में एज वेल एज इंडिया में भी आई थी। 1980 ने, 1984 ने, आंसर इज 1974। 1974 में आपका हिमाचल स्टेट म्यूजियम एक। सेकंड अगर हम इस पे बात करें एचआरटीसी, एक और चीज बनी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी 1974 में बना। जब पहली बार हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना उस टाइम पे रोड लेंथ कितनी थी? 288 किलोमीटर। और किसको मर्ज करके? मंडी और कुल्लू को मर्ज करके ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लास्ट रूलर ऑफ भगाड़ प्रिंसली स्टेट वाज? भगाड़ प्रिंसली स्टेट का लास्ट रूलर क्या है? दुर्गा सिंह, दिलीप सिंह, जस्सा सिंह या हरि सिंह? हमने कल किया है कई नाम, हरि सिंह, आज पढ़ेंगे हम हरिचंद। हरि सिंह या आपका हरिचंद। देखिए हरिचंद ने आपका गुलेर बनाया, हरि सिंह भी जो है आपके एक राजा हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, हरिचंद भी बोल सकते हैं, जो कि गुलेर के राजा थे। जस्सा सिंह, आपको पता है कि जब संसार चंद के टाइम पे पहला सिख इन्वेजन किसने किया था? जस्सा सिंह रामगढ़िया, और इसको हराया किसने था? जय सिंह कन्हैया ने। दिलीप सिंह या दुर्गा सिंह? देखिए दिलीप सिंह जिसने भोज से सोलन की कैपिटल, दुर्गा सिंह भगाड़ रियासत का लास्ट रूलर कौन था? दुर्गा सिंह। तो इसमें आपको याद रखना है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रांत का नाम रखा गया था, सोलन दरबार भी बोलते हैं। भगाड़ को बनाने वाला था बसंतपाल और नाम दिया था इंद्रपाल ने।
इंडिपेंडेंट रूलर इज महेंद्र सिंह। फिर इसके बाद विक्रम सिंह आए, देन विजय सिंह आए, देन उमेश सिंह, क्योंकि वो गद्दी पे इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो शैया पे बैठा हुआ था, मरने की शैया में। उसके बाद दिलीप सिंह एंड देन उसके बाद दुर्गा सिंह। सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति में नहीं, इसको वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी बोलते हैं, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, स्वांगला एंड गारजा भी बोलते हैं। लॉसर फेस्टिवल से इससे क्वेश्चन आ गया। गोची फेस्टिवल फरवरी में मनाया जाता है, जो कि एक स्पेशलिटी किसकी है आपकी, दैट इज फॉर द सन, ठीक है। तो ये नहीं। शिमला में आपकी नारकंडा वैली, कंडा घाट, देन उसके बाद नालदेहरा, दैट इज फेमस फॉर 9 गोल्फ कोर्स। नारकंडा इज फेमस फॉर आपका दैट इज कॉल्ड द हाटूपी, ठीक है। शिव टेम्पल जो है एक कंडा घाट में भी है। कुल्लू में नहीं है। कुल्लू में आपकी कौन सी वैली पड़ती है? सोनांग वैली। और कुल्लू इज फेमस फॉर ऑल्सो प्रीनी जगह जहां पे अर्जुन ने तपस्या की थी इंद्र को खुश करने के लिए। आंसर इज किन्नौर। सांगला वैली को बसपा वैली भी कहते हैं। बसपा वैली जो है वो बसपा रिवर पे है, जो कि करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। एंड सांगला वैली के गांव कौन से पड़ते हैं? चितकुल और कामरू। और सांगला वैली में भोजपत्र के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर? यस, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। बड़ा शीगरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बड़ा शीगरी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या शिमला? देखिए, शिमला में आपकी कौन सी चांसल पीक पड़ती है, ठीक है, जहां से चंदनान झील निकलती है। चंदनान झील किसका सोर्स है? आपका पब्बर नदी का। कुल्लू में आपकी दुधोधन एंड पार्वती। किन्नौर में आपका जिसको बोल सकते हैं गारा ग्लेशियर, ठीक है। तो आंसर इज बड़ा शीगरी इज इन लाहौल स्पीति, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसको 1869 में किसने क्रॉस किया था? हारकोट ने। किसने क्रॉस किया था? आपके हारकोट ने। तो क्लियर? हिमाचल सेक्शन क्लियर हुआ? किस किस के सही गए हैं, किस किस के सही गए हैं और किस किस को मजा आया भाई? किस किस के सही गए हैं और किस किस को मजा आया? सबसे पहली चीज, सेशन अच्छा, इज इट फ्रूटफुल? देन प्लीज डू शेयर एंड चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से क्या भारतीय शासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी या डायरार्की? मजा आया मैम? तो देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। 50 अबव चाहिए भाई, 50 अबव आपको शेयर करना पड़ेगा। इट्स जैसे बोलते, इट्स अ रिक्वेस्ट, नॉट एन ऑर्डर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप देखते हैं आप कितना सेशन उसको 50 तक बनाते हो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? यूनिफॉर्मिटी। हमारी जो है यूनिफॉर्मिटी आएगा नहीं, यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि हमारी इंडियन फेडरल स्टेट है, यूनियन एंड स्टेट दोनों चलते हैं और दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों फेडरल पावर्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज द मेन हेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन भी है, तो ये नहीं। आंसर इज डायरार्की, ये हमारी उसमें नहीं है, डुअल पॉलिसी नहीं है, हमारी सिर्फ सिंगल पॉलिसी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता? फ्रेंडली अलायंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर देखा जाए कौन सी क्लासेस हमारे लिए कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता? फ्रेंडली अलायंस, आपका एनिमी अलायंस या बोथ ए एंड बी? मैं देखना चाहूंगी कि इसका सही आंसर कौन सही देता है। देखिए, अगर देखा जाए मित्रवत अन्य देशी, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स को हैं, तो हम क्या बाहर की कंट्रीज के साथ मित्रता कर सकते हैं, लेकिन एनिमी अलायंस को हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आना चाहिए, सी या बी? राइट आंसर इज बी, एनिमी अलायंस। मित्रता तो कर ही सकते हो आप, मित्रता बाहर की कंट्रीज के लोग हमारे उसमें आ सकते हैं, फ्री है उनको, लेकिन उसके बाद वो मित्रता कर सकते हैं, लेकिन एनिमी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ
अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 दैट इज और दिस इज द लीगल एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। इसका कोई काम नहीं होता कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, बट ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या सेशंस में सिर्फ बैठते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट नहीं, आंसर इज प्रेसिडेंट, आंसर इज प्रेसिडेंट। देखिए इसका आर्टिकल है 74, 75। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है कि संसद किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका किससे, प्रेसिडेंट से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस फिर से चेंज होने लगे हैं और नाम जा रहा है मिस्टर DY पाटिल का, ठीक है, तो ये नहीं। तो आंसर, शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां तक किस किस के क्वेश्चन सही है भाई, यहां तक किस किस के क्वेश्चन सही हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी या स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बहुत रेयर क्वेश्चन है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये है आपका चीफ ऑफ, मतलब आपकी आर्म्ड फोर्सेस कौन सी है, नेवी, एयर और आर्मी। तो उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो ये तो दोनों ऑप्शंस गलत। चीफ जस्टिस को भी कौन चुनता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर क्या आएगा आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर क्या, आर्टिकल क्या आता है, 93 से लेकर 96 तक चलते हैं आर्टिकल, ठीक है। इनको चुनता कौन है, इनको जो है ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो उन्हीं जो रूलिंग पार्टी है उसी में से चुना जाता है, उसी में से चुना जाता है। तो आंसर इज आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कितनी बार, मेरे ख्याल से पिछले साल से ना ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया, पिछले साल से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, किसी ना किसी पेपर में देखा जा रहा है। तो आंसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा, होम सेक्रेटरी नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं, ठीक है, तो आंसर इज आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि कौन है, मिस्टर गौबा। कौन है आपका हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, कौन है आपके गवर्नमेंट के, कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट आता है आपका, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकालीन की घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाता है 1 साल, 2 साल, 6 साल या 1 ईयर। देखिए, नेशनल इमरजेंसी आपकी 352 3 बार लगी है, 3 बार लगी है जब हमारी वॉर चली थी पाकिस्तान चाइना के साथ, ठीक है। तो अब मुझे आपने बताना है तो कितनी, देखिए जो इमरजेंसी होती है वो कौन लगाता है, प्रेसिडेंट, किसकी कंसल्टेशन में, आपकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होता है, उसके रिकमेंडेशन के लिए कितने के लिए देता है, 1 मंथ, ठीक है। और कहा जाता है कि इसको हर 6 महीने बाद रिन्यू किया जाता है, लेकिन ये कितने टाइम तक आपातकालीन जो है वो चलती है, दैट इज फॉर इनडेफिनेट पीरियड। जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो होता है वो आपके 3 साल तक ही चलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज बाय, हाल ही में अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, कौन सा, आर्टिकल 66, जिसमें आपके क्या आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो इसमें लोकसभा ओनली नहीं, राज्यसभा ओनली, या ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, या एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जल्दी बताइए क्या सेशन बोर है। पहली ऑप्शन जो है, ये स्लाइड कट हो चुकी है नीचे से, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट ही रेजोल्यूशन पास कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, तो वो किसका है, राज्यसभा। नीचे की स्लाइड कट हो गई है, तो लोकसभा नीचे है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और एनी हाउस, तो ज्वाइंट सेशन नहीं, सबसे पहले राज्यसभा एंड देन उसके बाद आपका लोकसभा, तो आंसर इज राज्यसभा। चलिए, अब आता आपका हिस्ट्री सेशन। मुझे ये बताइए पॉलिटी का सेशन किस किस को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर द वीडियो। डू शेयर द वीडियो। नेक्स्ट आता है
तुलसीदास वॉज द कंटेम्पररी ऑफ, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपको ये बताना है। देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? देखिए, शाहजहां के टाइम पे कई ट्रेवलर्स आए, निकोलन, ट्रेवनक्योर, ये सारे आए थे। शाहजहां ने रेड फोर्ट भी बनाया, मोती मस्जिद आगरा में बनाई, तो ये तो नहीं थे। ठीक है, शाहनामा इनके दो ऑथर्स थे। इनायत खान ने लिखी आपकी शाहनामा, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है। और कहा जाता है जहांगीर जो था, जहांगीर नहीं, जहांगीर की चेन ऑफ जस्टिस, ये आर्ट के लिए बहुत फेमस थे। इनके टाइम पे दो एम्बेसडर्स आए थे, विलियम हॉकिंस, लेकिन उनको उस टाइम पे परमिशन नहीं मिली। थॉमस रो के बाद, थॉमस रो जब आए थे तब जाकर परमिशन मिली थी सूरत फैक्ट्री की। थॉमस रो ने एक एम्बेसडर को, जेम्स वन ने जो है एम्बेसडर को भेजा था थॉमस रो को, और फिर जाकर सूरत में फैक्ट्री बनी थी। तो बाबर, बाबरनामा लिखी, ठीक है। और आप कह सकते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये जो थे चगताई इंस्क्रिप्शंस में इनकी बाबरनामा आई। और बाबर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट की बाबर के बारे में आप क्या जानते? पहली बैटल ऑफ पानीपत, मेदनी की लड़ाई, ठीक है, खनवा की लड़ाई, सबने किससे रिलेटेड है? वो बाबर से। तो आंसर इज अकबर, आंसर इज अकबर। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किया था तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 में अटैक किया। उस टाइम के जो रूलर थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और ये किस डायनेस्टी के थे? तैमूर डायनेस्टी के, तैमूर डायनेस्टी का ये फाउंडर था। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन 1992 और 92, 91 और 92 में चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई। और बाद में ये किसको अपने कहते हैं स्लेव, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत देकर ये वापस चला गया था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार अटैक किया, और सबसे लास्ट अटैक सोमनाथ। और महमूद गजनवी के टाइम पे अलबरूनी और फरिश्ता, ये याद रखना, सबसे पहला अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने कब? 712 AD में, ठीक है। नेक्स्ट आता है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी, ये नहीं। लॉर्ड डलहौजी से सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन उसके बाद बॉम्बे टू थाने, दैट इज 1853 से लेकर आपका बॉम्बे टू थाने रेलवे लाइन। पोस्टल सर्विस इन्होंने शुरू, टेलीग्राफ सर्विस इन्होंने शुरू की, हिंदुस्तान तिब्बत रोड इन्होंने बनाई, तो ये नहीं। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल और आपका फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं। आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। हु इज एसोसिएटेड विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट? कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित था? कॉर्नवालिस, डलहौजी, रिपन या विलियम बेंटिक? देखिए, विलियम बेंटिक ने आपका सबसे पहली चीज इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, सप्रेशन ऑफ ठग्स, इन्फेंटिसाइड्स को खत्म किया, ठीक है। कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, सॉरी, इन्होंने जो है सिविल सर्विस शुरू की। डलहौजी अभी हमने पढ़ा, आंसर इज रिपन। रिपन के टाइम पे आपका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रिपील किया था, हंटर कमीशन भी इसके टाइम पे आया था, तो राइट आंसर इज आपका रिपन, ठीक है। नेक्स्ट आता है वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? नदियाद, अहमदाबाद, बड़ौदा या बोरसद? देखिए, बोरसद की लड़ाई 1923 में हुआ था सत्याग्रह, बड़ौदा वो 1949 में आए थे, ठीक है। अहमदाबाद की स्ट्राइक जो 1917 में अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने भी पार्टिसिपेट किया था। इनका जन्म नदियाद में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। ये आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वल्लभ भाई, और होम मिनिस्टर भी रहे हैं। पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिफोर दिल्ली वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। इससे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दिल्ली से पहले पहली कैपिटल कौन सी थी? कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली कब शेयर किया गया, शिफ्ट किया गया? 1911 में। उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड हार्डिंग वन। लॉर्ड हार्डिंग वन, ये याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग वन जो था उस टाइम पे गवर्नर जनरल था और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल की गई थी। ठीक है, तो पहले कैपिटल क्या थी? कोलकाता। नेक्स्ट आता है, हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्टेड डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये भारत को जो है इसका मेन मोटिव था कि भारत के जितने भी लोग हैं वो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए, इसीलिए क्रिप्स मिशन को भेजा था जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। लेकिन इसको जो है किसने कहा था कि ये एक चेक है? वल्लभ भाई पटेल ने? नहीं। महात्मा गांधी ने? नहीं। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था या सुभाष चंद्र बोस या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू? जल्दी बताइए। सुभाष चंद्र बोस से आपको याद रखना आजाद हिंद फौज, या फिर आपके हरिपुर और त्रिपुरी सेशन, क्योंकि एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका जवाहरलाल नेहरू? नहीं। आंसर इज महात्मा गांधी। आंसर इज महात्मा गांधी। चले आगे। ठीक है, यस, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, और कहा जाता है इसी में ग्वालियर टैंक से जो है झंडा फहराया था अरुणा असफ अली ने, और हाँ करो और मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट आता है, विच इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। इसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। तो ऐसा कौन सा जो है जुपिटर का सैटेलाइट नहीं है? सैटेलाइट्स क्या होते हैं? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के आसपास घूमते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा है, तो आपको ये बताना है कि सबसे फास्टेस्ट अपनी एक्सिस पे यही घूमता है। तो आयो, ठीक है, कैलिस्टी, जुपिटर या टाइटन। तो अगर हम बात करें आयो, कैलिस्टो और जुपिटर, आयो कैलिस्टो जो है दीज आर द सैटेलाइट्स ऑफ आपके जुपिटर। गाइनोमेडा भी जो है आपकी किसकी है? दैट इज योर जुपिटर की सैटेलाइट। तो जो ये टाइटन है ना, ये टाइटन किसकी सैटेलाइट है? ठीक है, ये टाइटन क्या है? टाइटन किसकी सैटेलाइट है? टाइटन जो है आपकी दैट इज योर आपकी मार्स। ठीक है, तो ये नहीं। गुड इवनिंग रितेश गुप्ता जी एंड वेलकम टू द सेशन। नेक्स्ट आता है, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। सूर्य की विकृत ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? पार्टिकल्स, लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स। तो हमारी जो सूर्य की ऊर्जा है वो शॉर्ट वेव्स में चलती है। किस में चलती है? आपकी शॉर्ट वेव्स में। डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल्स। पोल से इक्वेटर का कितना डिस्टेंस है? दैट इज 10,002 किलोमीटर्स। The international dateline deviates from 180 degree meridian in North Pacific Ocean due to Aleutian Islands, Samoa Islands, Cook Islands या फ्यूजी आइलैंड्स। फ्यूजी तो आपको पता है, फ्यूजी आइलैंड्स नहीं, कुक आइलैंड्स न्यूजीलैंड में पड़ते हैं, समोआ आइलैंड्स भी आपके न्यूजीलैंड में पड़ते हैं। तो आंसर इज एलिशियन आइलैंड्स। मैम वेरी गुड इवनिंग। शबाना मलिक जी वेलकम टू द चैनल एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज गाइस, अगर तो बोर लग रहा है सेशन तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप शेयर करो, ठीक है। अगर तो सेशन इंफॉर्मेटिव है तो डू शेयर द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर है, ट्रोपोस्फेयर 12 से 16, आयनोस्फेयर 80 से 240, ठीक है। तो लोएस्ट स्ट्रेटोस्फेयर आपकी 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें ओजोन परत भी होती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिसेंट पेपर्स हैं अभी, तो 2 पेपर्स मैंने रिसेंट उठाए थे। एक पेपर में पूछा गया था स्ट्रेटोस्फेयर वाला क्वेश्चन, तो दूसरे पेपर में लोअर लेयर पूछा गया, तो वो क्या है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जो कि 9 से 12 किलोमीटर तक है। तो आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। चले आगे कि अभी किसी को डाउट है भाई? अगर तो पसंद आ रहा है तो प्लीज 40 से ऊपर पहुंचाइए। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि एक लाइक, एक शेयर, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर लीजिए। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, दैट्स योर विश। वांट टू शेयर और प्लीज लाइक जरूर करना अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है वोल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहली चीज कौन कौन से वोल्केनो है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है वेसुवियस, कई बार आ सकता है माउंट एटना, स्ट्रोम्बली, ऐसे करके कई आपको जो है वोल्केनोस पूछे जाते हैं। तो वोल्केनोस कोस्टल टेरेसेस बनाते हैं। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो पानी के आसपास होते हैं, तो ये तो नहीं है, ठीक है। कोस्टल तो बना ही नहीं सकते क्योंकि वोल्केनिक कभी भी वाटर नहीं देता है, ये गैसेस देता है। गैसेस किस फॉर्म में देता है? लावा की फॉर्म में, ठीक है। रिवर वैलीज रिफ्ट वैलीज होती हैं, जैसे कि आपकी नर्मदा। लाइमस्टोन केव्स कौन सी बताई थी? स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेसाइट्स, जो मैंने एक बोली थी आपको, छत से नीचे और आपकी बाउंड। तो आंसर इज क्रेटर लेक, ठीक है। तो हमारी ऐसी कौन सी लेक है जो वोल्केनिक आपकी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है? तो टेक्टोनिक प्लेट से जो आपकी बनी है दैट इज बुल्लर लेक, जो कि सबसे फ्रेश वाटर लेक है, और कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, टेक्टोनिक लेक। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका इज, स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, यूरोप एंड एशिया। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। पंपास आपका साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। आंसर इज सावनास, आंसर इज सावनास। चलिए मैम, शिमला पहुंचने से आइए अभी। यूपीएससी लाइट, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, बट हाँ, आपकी विश जल्दी पूरी हो सकती है, ठीक है। चलिए, Pampas, Argentina. Jabir Ali Malik, welcome to the channel and do share the videos and please like the videos. जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने व्यूअर्स गेन कर सकते हो। जाबीर अली जी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू आस्क स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द सेशन फॉर अ वाइल। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट एरिया। अगर देखा जाए कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, जो कवर करता है 44% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। तो देखिए, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप को जो है ना हम बोलते हैं पेनिनसुला एरिया, पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुलास, यानी यूरोप जो है ये पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुलास एरियाज बोलते हैं। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है भाई। पहला तो आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका यूरोप आता है। पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुलास बिकॉज ऑल द एरियाज ऑफ द यूरोप इज कवर्ड विद द वाटर। इसकी जितनी भी बाउंड्री लाइन है वो वाटर के साथ है। इसमें जो माउंटेन है दैट इज कॉल्ड एज अ माउंट एल्ब्रस, तो ये नहीं, एल्प्स भी होता है। आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में प्रियरीज, पहले तो ये याद रखना है, प्रियरीज जिनको हम ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। देन उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात हम करें तो नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज माउंटेन्स, तो ये नहीं, आपका अफ्रीका, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे पुराना है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और इसके अंदर कई सारे इनहैबिटेंट्स, मतलब बड़े पुराने इनहैबिटेंट्स यहीं पे रहते हैं। एक और चीज है अफ्रीका की, ये एक ऐसी जगह है जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों जगह से क्रॉस करता है। मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ में इक्वेटर, इन तीनों के एरिया को, बाउंड्री को टच करता है। इसका जो सबसे अफ्रीका के अंदर आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें आपकी जो है सहारा डेजर्ट एंड किलिमंजारो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा इनहैबिटेड एरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर आता है यूरोप, ठीक है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप, फिर यूरोप से पहले बाद ऑस्ट्रेलिया। बोट्सवाना इज द चेंज नेम ऑफ, आई थिंक आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिख रही है, राइट। जहां पे आपको क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। बोट्सवाना का पुराना नाम क्या था? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये स्क्रीन कट गया है। बोस्निया, ऑप्शन दे रही हूँ फर्स्ट, बोस्निया, बेलग्रेड, बुंडापेस्ट,
और आपका बिचवानालैंड। बिचवानालैंड मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चेक कर लीजिए, ये कट गया है आज। दैट इज आपका बोस्टवाना जो है उसका पुराना नाम क्या था, बॉस्निया। बॉस्निया जो है ना, इसके कहा जाता है, बॉस्निया बहुत पुराना है, 1848 से चलता आ रहा है, और इसको बॉस्निया भी बोलते हैं, हर्ज़गोवानिया भी बोलते हैं। सेराज़ावो इज द कैपिटल ऑफ बॉस्निया, तो ये नहीं। बेलग्रेड, बेलग्रेड के नाम 21 बार चेंज हो गए हैं, बेलग्रेड के नाम 21 बार चेंज हुए हैं, तो ये नहीं। बुंडापेस्ट, बुंडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, तो ये भी नहीं। आंसर इज बिचवानालैंड, आंसर इज बिचवाना। ठीक है, ओके यूपीएससी लाइट पक्के से, ठीक है, यहां तक ले आओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आता है आपका साइंस सेक्शन। नाउ आई विल सी कि किसका साइंस सेक्शन बिल्कुल सही जाता है। विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताइए। विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी बताइए। आज आपका हिमाचल जीके का आई होप थोड़ी देर का सेशन है, 15 मिनट्स का, मैं ज्यादा नहीं लूंगी आज क्योंकि एक छोटी सी रियासत है। बताइए विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए। रबर, देखिए माइका, एस्बेस्टोस, रबर या सेलुलॉइड। सेलुलॉइड तो नहीं है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब हीट को अलाउ करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा रबर। पर है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। रबर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, क्योंकि साइंस जितने भी यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चीज याद रख लीजिए, 9th और 10th की साइंस को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। 9th और 10th की साइंस को एनसीईआरटी बुक्स पूरी तरह से पढ़ लीजिए, अब पढ़ लीजिए या रेफरेंस को भी मिलती है। एनसीईआरटी के जितने भी हिमाचल के शॉर्ट्स आते हैं ना, उनको पढ़ लीजिए, आपके यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 9th 10th की बुक से 8th से भी पूछा जाता है, बट आज जो पेपर्स में साइंस आ रही है दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वो 9th और 10th की पूछी जा रही है। तो आंसर इज आपका रबर। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, कॉपर एंड स्ट्रोंशियम या कॉपर एंड टिन। तो राइट आंसर इज कॉपर एंड जिंक। यस, रबर प्लांटेशन जो है वो केरला में सबसे ज्यादा है। केमिकली फिलोसफर वूल इज कॉल्ड एज, फिलोसफर वूल किसको कहा जाता है। देखिए आपका जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज अ, ये पेपर में आई थिंक एक पेपर हुआ है अभी रिसेंटली इन द सेंस कोई अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या बोथ है। तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, यानी ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो कई बार आपको टर्म एम्फोटेरिक पूछा गई तो आपने लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों है। तो आंसर इज जिंक ऑक्साइड, आंसर इज आपका जिंक ऑक्साइड। यस, नेक्स्ट चलते हैं। आपका कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, प्रोटॉन बॉन्ड या नन ऑफ दीज। कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड है या आपका जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या प्रोटॉन बॉन्ड। देखिए आपको पता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है या साइंस पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड होते हैं जब आयंस को शेयर, जो देता है दैट इज पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव, दैट इज आयनिक बॉन्ड, जिसमें लेने देने का हिसाब होता है। कोवलेंट जिसमें आपस में शेयरिंग करके ही चीजों को खत्म किया जाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज द शेयरिंग बॉन्ड, मतलब जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बैलेंस, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन।
तो आंसर इज आपका मॉलिक्यूलर। ये कोवलेंट बॉन्ड आप बोलो कि 10th में कैसे आया, एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें आता है ये कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन और मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, इन सब में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, महक पटरवाल जी पूछिए। पूनम ठाकुर जी गुड इवनिंग। सिनेबार इज एन और महक पटरवाल जी आप क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी और जैसे ही सेशन खत्म होता है आंसर दे देना, आंसर दे दूंगी। सिनेबार इज एन और ऑफ लेड, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम या मरकरी। तो सिनेबार इज द और ऑफ मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज द लिक्विड मेटल इन द पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री, देन इट इज मरकरी। अगर पूछा जाए लिक्विड मेटल है ये, अगर नॉन मेटल पूछा जाए देन इट इज ब्रोमीन। ये हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो पारा है वो लिक्विड मेटल है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन, कई बार हम गलत करके आते हैं क्योंकि वहां पे मरकरी भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में याद रखना अगर तो नॉन मेटल पूछा गया है देन इट इज ब्रोमीन। ठीक है, 0.2% क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि उसमें निकल बहुत है, ज्यादातर हम कॉपर एंड जिंक को मिक्स करते हैं। ठीक है, चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज अ, देखिए आपको बताऊं चारकोल को हम वाटर ट्रीटमेंट, आपने देखा है कार्बन रोड्स लगी होती हैं आपके एक्वा गार्ड्स में तो या फिल्टर्स में, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी, जैसे आप चाय बना रहे हो या नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी में जो पानी है दैट इज सॉल्वेंट, और सोल्यूट जो आप चीजों को डाल रहे हैं जो लार्ज क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्यूट। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट होता है जो चीज एब्जॉर्ब कर ले, जैसे आपका स्पॉन्ज। ठीक है, कोगुलेंट जो वाटर को इकट्ठा करता है, जैसे आपका फिटकरी जिसको आप बोल सकते हो पोटाशियम। ठीक है, ये नहीं, आंसर इज एब्जॉर्बेंट, आंसर इज एब्जॉर्बेंट। महक पटरवाल जी आपने निकल भी पढ़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में क्वांटिटी कम है, तो ज्यादातर जब भी ब्रास की एलॉय की बात आती है तो टिपिकली जो है हम कॉपर एंड जिंक ही लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल्स इन स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान में जो आपकी हिमीकरण को रोकने के लिए कौन सा ऐसा केमिकल है जो हम यूज करते हैं, बेंजीन, ग्लाइकोल, एस्टिलिन या एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, च्युइंगम्स खाते हैं, च्युइंगम्स में या कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है उसको हम बोलते हैं आपका एस्टर्स, ईस्टर्स, एस्टर्स बोलते हैं। एस्टिलिन वेल्डिंग में यूज होती है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी हैं जैसे आपकी नेप्थलीन वगैरह, उसमें बेंजीन रिंग होना दैट इज योर आपका ये भी नहीं, आंसर इज ग्लाइकोल, आंसर इज ग्लाइकोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर सेशन। अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमिन्ड बाय, आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ द कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमिन्ड बाय पैराग्राफ स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग। तो आंसर इज लाइन स्पेसिंग, कि अगर आप कंप्यूटर टेक्स्ट लिख रहे हो और उसमें वर्टिकल लाइंस में जो डिफरेंस दे रहे हो वो क्या आएगा आपका लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट आता है इन अ कंप्यूटर रीडू डिमांड, एक होती है रीडू और एक होती है अनडू। अनडू के लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस जेड, जबकि हम रीडू के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वाई। रीडू मतलब अगर मान लो गलती से कोई चीज आपकी डिलीट होगी तो आप उसको वापस ला सकते हो। तो पहला अपीयर्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, रिस्टोर द लास्ट एक्शन दैट वाज अनडन बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहली चीज कि ये कहां पे अपीयर होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में, ये भी सही है। ये लास्ट कमांड के लास्ट एक्शन को वापस लाता है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिस्टोर। तो इसमें तीनों ऑप्शंस आएंगी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, राइट, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्ड। ओके जाबीर, लिटिल बिट डाउन। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर कि नहीं? ठीक है,
नाउ क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका वो क्या लेकर चलता है, दैट इज योर की प्रक्रिया क्या शामिल करते हैं, एंटरिंग, जो भी आपकी वर्ड प्रोसेसिंग है हम उसमें टेक्स्ट भी एंटर करते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। In a computer, tool used to find similar or the alternative word in the document. It is called as finder, thesaurus, dictionary या style checker. देखिए thesaurus क्या होते हैं, synonyms और antonyms के लिए, shift plus F7, तो ये तो नहीं, डिक्शनरी भी नहीं, स्टाइल चेकर भी नहीं, आंसर इज फाइंडर। कि अगर आपको सेम वर्ड्स और अल्टरनेटिव वर्ड्स को ढूंढना है देन वी यूज फाइंडर, ठीक है, देन वी यूज फाइंडर, राइट। एक चीज याद रखना, आप यहाँ पे बोलो थिसेरस क्यों नहीं, क्योंकि थिसेरस जो है ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आ रहे हैं, थिसेरस नहीं आएगा। इन अ कंप्यूटर टूल पूछा गया इज यूज्ड, अगर यहाँ पे टू फाइंड सिमिलर और द अल्टरनेटिव वर्ड, तो अगर आपको अल्टरनेटिव वर्ड करने हैं, आपको मुझे पता था कि आपने थिसेरस बोलना है, एक टूल है, टूल को फाइंड करना है, यहाँ पे टूल की बात आ रही है, आपकी बात नहीं आ रही है। अगर टूल है तो फाइंडर, अगर यहाँ पे टूल मेंशन नहीं किया होता तब थिसेरस आना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन कंप्यूटर टूल इज यूज्ड टू फाइंड, फाइंड करना। थिसेरस में तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑलरेडी दिए होते हैं, आप किसी भी वर्ड का जब निकालोगे थिसेरस में दिया जाता है, यहाँ पे टूल की बात आ रही है तब फाइंडर होगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। Feature in the computer word processing that lets you divide page in a portion is called as, computer word processing में ये विशेषता है कि आपको पृष्ठ के भागों को विभाजित करना है, तो आप कैसे करोगे, you have to insert the table, और टेबल के अंदर जो है आपका मिस्टर बोर्मा, दैट इज दुर्गा एकेडमी ज्ञान, हु इज दुर्गा एकेडमी ज्ञान भाई। अगर यहाँ पे फालतू के लोग या अगर जो पढ़ने नहीं आए ना वो क्लास को छोड़ दो, ठीक है, और अगर पढ़ने आया तो पढ़ो भाई, पढ़ने आया तो बेटर है, टाइम पास करने आया तो नहीं, मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आई। टेबल देखिए, अगर फीचर इन द कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग जो आपके डिवाइड करता है पेज को, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। थैंक यू महक पटरवाल जी फॉर सेइंग दैट, बट प्लीज जो भी है, I like the concept, महक पटरवाल जी, थैंक यू सो मच, बट दुर्गा एकेडमी ज्ञान जो भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर तो पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आप क्लास को छोड़ सकते हो, बट डोंट वेस्ट एनीबॉडीज टाइम। बताइए इसका आंसर, ए, यस, टेबल। ये क्वेश्चंस ना दोबारा से आ गए हैं, अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ द, these three questions are repeated, these three questions are repeated again, so I left these questions, I am leaving these questions because ये तीनों questions repeat हो गए हैं। पहला vertical space lines ये हम पहले कर चुके हैं, रीडू वाला भी कर लिया, और कंप्यूटर, ये आपकी स्लाइड रिपीट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, अब आते हैं करंट अफेयर्स, अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स, ये आपके रिपीटेड है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, और मैं सच कह रही हूँ जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़िए, जिन्होंने पढ़ के यहाँ पे टाइम पास करने आना ना वो ना आए, मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठी हूँ। India discussed with Union Territory Secretary General on the recent attack on UN mission personnel in which country? तो किस कंट्री के साथ भी इंडिया ने डिस्कस किया जो हाल ही में अटैक हुआ है, जल्दी बताइए। नाउ द स्क्रीन इज वेरी क्लियर, तो आंसर इज कॉन्गो। आपको याद है ना, कॉन्गो की जो रिवर है, एक कॉन्गो जगह है जो इक्वेटर से जो है, एक कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर से ट्वाइस क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है, और कॉन्गो की कैपिटल है जायरे, कॉन्गो का दूसरा नाम क्या है, जायरे। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड अ लार्ज स्केल एक्सरसाइज नेम स्काईलाइट। स्काईलाइट जो है एक आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड, एक जिसको बोल सकते हैं कंडक्ट, या एक जिसको आप क्या कह सकते हो, एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज का नाम है स्काईलाइट, ठीक है। तो ये स्काईलाइट किसने कंडक्ट करी है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या कोस्ट गार्ड, तो ये कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी द्वारा, ये किसने कंडक्ट की है, इंडियन आर्मी द्वारा। नेक्स्ट, पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी
एसिमेट्रिकल वॉरफेयर इज अ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय विच कंट्री? शाही की रणनीति विषम युद्ध किस देश द्वारा अपनाई गई है? यूक्रेन, रशिया, चाइना या ताइवान? तो ये जो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी है ना, ये पता है क्या स्ट्रैटेजी है? किसी चीज पे अटैक करना, ठीक है। ये एक आर्मफेयर एसिमेट्रिकल है कि अचानक अटैक कर देना, कोई वारफेयर। तो ये जो है मैम करंट अफेयर्स यही याद नहीं होते। महक पटरवाल जी जो है आपका ये करंट अफेयर्स, इन करंट अफेयर्स के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डील करूंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं डू मेल मी ऑन माय मेल सेक्शन एंड देन आई विल प्रोसीड द स्पेशल सेशंस फॉर यू। करंट अफेयर्स भी है आपके, फ्राइडे को क्लास जो है, कल आपकी फ्राइडे है तो कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, और साथ कल तो थर्सडे आई सपोज, फ्राइडे को आपके करंट अफेयर्स भी है और फ्राइडे को स्पेशल सरप्राइज भी है, ठीक है। तो राइट आंसर इज आपका ताइवान या चाइना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पॉक्यूपाइन स्ट्रेटेजी। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय ताइपी, ताइपी मीन्स ताइवान की है, लेकिन इसको अडॉप्टेड बाय विच कंट्री? तो जितने लोग दे रहे हैं सी, प्रत्युष शर्मा ने दिया डी। वैसे ये स्ट्रेटेजी है ताइवान की, लेकिन हाल ही में ये न्यूज में रही है, तो इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है? चाइना। Parvaz, which was seen in news, is a market linkage scheme implemented in which state? Parvaz एक market linkage scheme है just to increase the innovations on the market of Jammu and Kashmir. The answer is Jammu and Kashmir. ये ताइवान की हो सकती है। देखिए इसमें अडॉप्ट जो है बाय विच कंट्री? ताइवान। ज्यादातर ये पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी जो है ना वो ताइवान की है, लेकिन इसको हाल ही में न्यूज में रहा है बिकॉज चाइना इज अडॉप्टिंग दैट पॉलिसी, ठीक है। चलिए अब आता है आपका इंग्लिश सेशन। एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ इल फेटेड एयरक्राफ्ट डैश टोल्ड द सेम स्टोरी। जितने भी सर्वाइवर्स थे इल फेटेड एयरक्राफ्ट के, had told the same story, have told the same story, has told या will told the same story। जितने भी सर्वाइवर्स थे, जो पहले सर्वाइवर, जो भी ये इल फेटेड एयरक्राफ्ट हुआ है उसके जितने भी सर्वाइवर्स थे, रितेश गुप्ता जी पहले आपको पीडीएफ में ना आंसर्स मिलते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है आंसर्स वेबसाइट पे आपको लिंक दे दिया जाता है, आप उससे शेयर कर लो। अभी टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं आंसर्स नहीं दे पाती, उस पर टिक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि आगे जो पीडीएफ हैं उनके आंसर्स आपको दे दूं। टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आपको यहाँ से डालूंगी या अभी पीडीएफ शेयर करूंगी, फिर उसके बाद कंटेंट बनाना है, तो आपके साथ आंसर की नहीं डील कर पाती। जब टाइम था तो कर पा रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कीजिए, इसको मैं कवर करने की कोशिश जरूर करूंगी, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हैव, हैज, विल या हैड? तो यहाँ पे देखिए एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ इल फेटेड, विल टोल्ड तो नहीं आएगा, विल के साथ टोल्ड नहीं लगता, ठीक है। विल टोल्ड द सेम स्टोरी, वो विल तो इन फ्यूचर आता, ठीक है। हैव टोल्ड द सेम स्टोरी, हैज टोल्ड द सेम स्टोरी या हैड टोल्ड? भाई इल एयरक्राफ्ट सर्वाइवर्स जो थे वो पुराने थे, उन्होंने ये स्टोरी सेम स्टोरी कितनी बार स्टोरी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज हैड, दैट इज योर हैड। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनॉक्वस, इनॉक्वस का ऑपोजिट वर्ड है हार्मफुल। इनॉक्वस होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का ऑपोजिट वर्ड है हार्मफुल। मीनिंग ऑफ ईडियम फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी जो होती है ऐसी पॉलिसी जो एक्सपीरियंसेस और कॉशंस के साथ चलती है। देन राइट आंसर इज आपका क्वेश्चन, ठीक है। करने की इच्छा होना, अगर आप में करने की इच्छा है देन आपका हिंदी वर्ड क्या आएगा? जिज्ञासा। आंसर इज जिज्ञासा। हैव नहीं है क्योंकि यहाँ हैड कैसे आया मैम? कंसेप्ट बताओ। देखिए एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी, हैव नहीं आएगा। ये जो बात है कि एवरीवन इल एयरक्राफ्ट जो था पहले, कभी इल एयरक्राफ्ट जो है वो वैनिश्ड हो चुका है, तो जो भी उसके सर्वाइवर्स थे, मतलब पास्ट में जा चुकी है ये बात, पास्ट में जा चुकी है। तो पास्ट में जब बात जा चुकी है तो पास्ट में हम हैव नहीं यूज करते, यहाँ पे हम प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका टोल्ड है तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, तो हैव टोल्ड नहीं आएगा, हैज। वो पास्ट में बता चुके हैं, सभी ने हमें यही स्टोरी पास्ट में सुना चुके हैं,
तो यहाँ पे तब वर्ड आएगा हैड। महक पटवाल जी क्लियर? हैड का रीजन दो मैम, बता दिया कि एवरीवन, जो भी इल फेटेड एयरक्राफ्ट है उसके जितने भी सर्वाइवर्स थे उन्होंने हमें यही स्टोरी सुनाई थी, तो थी वर्ड में हैड लगेगा। ठीक है। कल ना पढ़ना मुहावरे का अर्थ है चैन ना पढ़ना। फिर से ये क्वेश्चन, एबोलिशन जो है दैट इज उन्मूलन। अब एक और स्लाइड, अब आता है हिंदी सेक्शन। महक पटवाल क्लियर कि फिर भी डाउट है? जल्दी बताइए। फिर भी डाउट है? नो मैम, अभी आपको डाउट है इसमें कि हैव आएगा? आर यू श्योर इसमें हैव आएगा? किस किस को भाई हैव पे डाउट है? महक पटवाल जी अभी भी क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताइए, लास्ट के सेशन में आपको क्लियर नहीं हुआ है तो बता दीजिए। श क्या है? अंतस्थ, ऊष्म, स्वर या शब्द? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उष्म। यस। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कंदर्प। आंखों में खटकना, जो डाउट है मैम। महक पटवाल जी डाउट है तो क्या मैं आपको क्लास के बाद या इस सेशन के बाद करवाऊं? आंखों में खटकना, अच्छा लगना, अच्छा ना लगना, अच्छा पाना या आंख पर से देखना, अच्छा ना लगना। कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगा। रितेश गुप्ता जी को भी डाउट है। ओके कोई बात नहीं, मैं क्लियर जरूर करूंगी। गय से प्रत्यय शब्द बनता है, गय से प्रत्यय शब्द बनता है। जलमय, आपका ममता, माया या ममत्व? एक सेकंड, अच्छा ना लगना, गिव मी 1 सेकेंड। बताइए। अच्छा ना लगना, बताइए आप। गय से प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो लास्ट में लगते हैं। तो जलमय, ममता, ममत्व या माया? क्वेश्चन बहुत, कोई भी नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दी गई है। कोई नहीं आ सकता, माया भी नहीं आ सकती, ममत्व भी नहीं आ सकता, ममता भी नहीं आ सकती। हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ गए की जगह मय होता देन इट इज आंसर इज जलमय, पर ऑप्शन दी नहीं गई है, तो इसमें आप ये लगाकर आना ऑप्शन, अगर ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे मय प्रत्यय होना चाहिए था, गाय नहीं। ठीक है मैम, मुझे आपने अपना बोला पास्ट वाला बोला, उसमें डाउट है। मुझे आपका वर्डिंग्स नहीं समझ। मय होता तो, गाय होता तो, जलमय होता तो, पर यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेटली इसको करके जाना, क्योंकि आंसर की में क्या आता है पता नहीं। विषम, वी प्लस सम की जो संधि विच्छेद है दैट इज विषम। प्रसंग का विशेषण क्या होता है? प्रसंगिक या प्रशंसा, प्रासंगिक या आपका प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है प्रासंगिक या प्रासंगिक, प्रासंगिक। अकंठ में कौन सा समास होता है? अकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व? अकंठ में कौन सा समास है? आपके अकंठ में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। अकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव? तो इसमें जो है आपका अव्ययी भाव। शुद्ध शब्द क्या है? एकता। ठीक है। एंड हैड नहीं। रितेश गुप्ता स्टोरी तो प्रेजेंट में सुना रहे हैं ना, तो हैड। ओके एक मिनट करते हैं इसको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Everyone of the survivor of ill-fated aircraft dash told the same story। अगर हम इसके पास यहाँ पे देखो everyone है, ठीक है, everyone of the survivor, ये क्या है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं, जितने भी सर्वाइवर्स हैं आपके of ill-fated aircraft dash told the same story, उन्होंने हमें यही स्टोरी बताई है, या तो ये या बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन भी जाती है, क्योंकि हर कोई स्टोरी, जैसे मान लो इस कोई मिस हैपनिंग मेरे साथ होती है, तो मैं हर किसी को वही स्टोरी बताई जा रही हूँ, या मेरी जितनी भी स्टोरीज हैं वो किसी ने पहले से ही बताई हुई है। तो यहाँ पे आपका हैड या हैव दोनों पर फिर भी अगर डाउट होगा तो मुझे इसको क्रॉस चेक करने दो।
ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हैव है तो आप अपना हैव रखिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे मेरा गलत होगा तो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। आप अपनी ऑप्शन में हैव, एवरीवन से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता मैम। देन था, थी, लगा है, ठीक है। एवरीवन तो सभी होते हैं, पर इल एयरक्राफ्ट, यहाँ पे जो ये बात आई है ना, इल फेटेड एयरक्राफ्ट, वो पहले हो चुका है। एयरक्राफ्ट पहले से खराब हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। मैं उसके पॉइंट से बोल रही हूँ, एवरीवन के कंसेप्ट से नहीं बोल रही मैं, ठीक है। एवरीवन के कंसेप्ट से नहीं बोल रही, इल फेटेड क्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट के पॉइंट से बोल रही हूँ, ठीक है। अगर हैव, आप हैव लगाइए, प्रोबेबिलिटी हैव की है तो आप हैव लगाइए। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखने दीजिए, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आपका भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं हो सकता। आप कंसेप्ट क्या है, आकाश की बुक में प्रसंग का प्रासंगिक है दिया है, और सी आंसर नहीं है प्रसंग का। किसने बोला, हिमाचली। आकाश प्रासंगिक या प्रसंग, देखिए हिंदी के सेशन में तो मैं क्लियर बोलती हूँ, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के सेशन में प्रासंगिक या प्रासंगिक, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रासंगिक लगता है, मुझे प्रासंगिक। हिंदी में डाउट होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मैं आप खुद चेक कर सकते हो। इतनी मैं माफी जरूर चाहूंगी, हिंदी में मैं जरूर बोल सकती हूँ, ऊपर नीचे मुझसे मिस्टेक हो सकती है। चलिए, फेमाइन कमीशन कम्स अंडर, अकाल आयोग के अंतर्गत क्या आता है। देखिए फेमाइन कमीशन, ये आपका होमवर्क था, ये आपका होमवर्क था कि फेमाइन कमीशन 3 बार आए थे। एक बार आया 1878 में, एक बार आया 1896-97 में, और एक बार आया 1900 में। 1900 में बने एंथनी, 97 में बने जेम्स लयल, ठीक है। महक हाफ भी हो सकता है, शुद्ध शब्द भी है, प्रासंगिक। देखिए मैम, अकॉर्डिंग टू एचपीसी एसएससी, देखो आप एचपीएसएससी को देखो तो महक पटरवाल जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एसएससी की आंसर की को मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, तो फेमाइन कमीशन 1878 में रिचर्ड स्ट्रैकी की बेसिस पे आया था, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 66। और कौन चुनता है, अभी चुने गए हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। हिमाचली जी और महक पटरवाल जी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है तो मैं माफी चाहूंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो इस डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन इज पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, पोर्टो रिको ट्रेंच। एंटोनिम्स ऑफ प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है, इसका ऑपोजिट होगा इकोनॉमिकल, जो कि चीप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट has launched new scheme named नारी को नमन। नारी को नमन किसने लॉन्च किया है, तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम मिस्टर जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। खासकर जितने भी फीमेल्स हैं उनको 50% कंसेशन दी जा रही है आपके ट्रेवल फेयर में। मिजरली भी होता है, इकोनॉमिकली भी होता है, मिजरली भी वो होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं एक वर्ड लाई हूं, आपके वर्ड्स भी सही हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है आपका कल का होमवर्क। वुड डिस्पैच किस साल आया था, एनएचआरसी जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसे कब इंडिया में अपॉइंट किया गया था। टोर्नाडोज, जो टोर्नाडोज हैं वो किस रीजन में होते हैं। और एंटोनियम ऑफ फॉरबिड, एंटोनियम्स ऑफ फॉरबिड क्या है। 49 पैरेलल किससे कनेक्ट करती है, और 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो कहां पे हो रहा है, वेयर इट इज, वेयर, ठीक है। प्रोडिगल मिजरली भी होता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। महक पटरवाल जी, उस क्वेश्चन को मुझे एक दिन अगर होगा तो मैं कल उसको शेयर करूंगी, अगर मेरी गलती होगी तो मैं जरूर मानूंगी, पर हम एवरीवन के हिसाब से नहीं, मैं इल एयरक्राफ्ट के। और एसएससी का इस क्वेश्चन का आंसर मैं एसएससी में भी देख लूं, एसएससी के आंसर कीज में भी कई बार गलत होता है, ठीक है। तब आपको लगता है कि आंसर की गलत है, क्योंकि उस टाइम हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते, आंसर कीज में भी गलतियां होती है। पर कंसेप्ट भी देखो, हैव भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। अगर हम पास्ट की बात करें कि ये हो चुका है देन हैड, लेकिन अगर हम वो स्टोरीज बार बार सुना रहे हैं देन इट इज हैव,
जो हम रिसेंटली चल रहे हैं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली चीज हिमाचली जी, आंसर्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो देखिए आज के आंसर्स अचीवर्स कौन थे? महक पटरवाल, विशाल गुलेरिया, यूनिक लाइफ, दीक्षिती कपूर, प्रीति शर्मा, योगेश कुमार, दीपिका शर्मा एंड प्रवेश मोक्ता। आज जो है आपका महक पटरवाल जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज कृपा करके कमेंट सेक्शन पे देना। तो ये मेरे होमवर्क अचीवर्स हैं भाई। सबसे पहली चीज थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन एज वेल एज द सपोर्ट, कि आप सबने सपोर्ट किया। महक पटरवाल, विशाल गुलेरिया, यूनिक लाइफ, दीक्षिती कपूर, प्रीति शर्मा, योगेश कुमार, दीपिका शर्मा एंड मिस्टर प्रवेश मोक्ता, आप सभी ने सपोर्ट किया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमसे भी गलती होती है, तो कई बार आप हमें करेक्ट करते हो और शायद वो जिंदगी भर याद रहता है। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी करेक्ट और थैंक यू फॉर गिविंग मी द फीडबैक। ठीक है, तो अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहूंगी, बट अगर सेशन पसंद आया, महक पटरवाल जी आपको सेशन तो नहीं बुरा लगा? पहले तो ये बताइए, आपको सेशन तो नहीं बुरा लगा? जल्दी बताइए, सेशन तो नहीं बुरा लगा है? जल्दी बताइए। मजा आया है? और जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी। अगर वो डाउट मैं भी देखूंगी। रितेश गुप्ता जी, पर पवन जी ने फर्स्ट आंसर किया था। पवन, इस बार ना सच बोलूं तो कल जो मैंने यहाँ आंसर्स ये शाम को आकर लिखे हैं, ये जो कंसेप्ट है ना कि किस किस ने आंसर्स दिए थे, वो मैंने जो है सीधा लिखा है। कल पवन के आपकी जो है पवन केंथा जी ने आंसर्स दिए थे, फिर उसके बाद जो है सबने आंसर्स दिए। मैंने आज ऐसे नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं 5 बजे जो है सेशन को रिव्यू करती हूँ। ठीक है, 5 o'clock आकर घर आकर मैं सेशन को रिव्यू करती हूँ। दैट्स वाई जो है आज नाम ऊपर नीचे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके नाम ऊपर नीचे हुए। आपको पता है आपने आंसर्स। और एक चीज याद रखो, कल मैंने कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी किया था, कीप इट अप एंड गुड गोइंग, तो आपको आंसर्स वहीं मिल गए, लिखे मैंने वैसे हैं। ठीक है, रोहित ठाकुर, अगर आपने आंसर्स देने कमेंट सेक्शन पे देखिए और दीजिए और अपने होमवर्क अचीवर्स में आपका नाम निकालिए। किसी ना किसी दिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो वंस इन अ वाइल एक लकी ड्रॉ भी निकलेगा। लकी ड्रॉ इन द सेंस कि एक बेस्ट जो रेगुलर आंसर्स देगा, तो वंस, अभी इतनी जल्दी नहीं, पर मेरे चैनल पे जिसने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट यानी आपके होमवर्क अचीवर्स होंगे, तो एक जो है बेस्ट निकालूंगी कि ये सबसे एक्टिव रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन या कुछ ना कुछ करके उसके लिए एक गिफ्ट जरूर भेजूंगी, पर उसको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। मैम हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें नेम लिखें या नहीं लिखें, बट होमवर्क, क्या आपको मेरा मतलब जो है नाम लिखना पसंद नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि महक पटरवाल जी आपका नाम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं यही छोड़ती हूँ। हिमाचल की गुलेर रियासत करने जा रहे हैं एंड इट कैरीज ओनली 15-20 मिनट्स का सेशन है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक और चीज, विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स चाहे बॉयज, हैप्पी रक्षाबंधन। एंजॉय योर फेस्टिव सीजन। कल आपका फेस्टिव सीजन है, तो जितने भी भाई हैं यहाँ पे उनको हैप्पी रक्षाबंधन, एंड जितनी भी गर्ल्स हैं उनका भी त्योहार है, तो रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। अच्छे से बांधिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। तो प्लीज एंजॉय योर फेस्टिव सीजन। कल क्लास होगी, कल आपकी क्लास होगी, और अगर नहीं हुई तब भी बता दूंगी, पर क्लास फेस्टिव सीजन है, अभी 2-3 दिन में क्लासेस को ऑफ नहीं कर सकती, बाकी नेट पे डिपेंड करता है, फिर मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करूंगी। ठीक है, हाँ महक पटरवाल जी, एक दिन आपका एचएएस में नाम आकर ही रहेगा, तो डोंट वरी। और जिस दिन एचएएस में नाम आएगा तो सबसे पहला ऑटोग्राफ मैं ही आपसे लूंगी और आपको ऑटोग्राफ देना पड़ेगा। ठीक है, ओके।